तो देखो पहला जो लेक्चर था हम लोगों का गैसेस स्टेट में, हम लोगों ने टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैसे क्या डिफाइंड होता है वो सीख लिया था लेक्चर में। और मतलब वही आर की वैल्यू तक वहाँ तक तो सीख लिया था। अब हम लोग आज आते हैं लॉ पे, कुछ लॉ को समझते और कुछ चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। कुछ बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता है, मतलब कुछ बच्चों को ये क्लास मतलब 9th-10th में रहता है, आईसीएससी बोर्ड में स्पेशली रहता है, कुछ बच्चों को नहीं रहता है। और वैसे बहुत बेसिक सा रहता है 9th-10th में। ये मैं सोचना कि जिसको नहीं पढ़ा है तो कुछ मतलब कुछ गलत हो गया, बहुत बेसिक सा कुछ बच्चों को पढ़ा देते हैं। वैसे मैं आपको ये मान के चलूँगा आपको नहीं आता, मतलब मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो बॉयल्स लॉ में क्या है कि यहाँ पे देखो सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो बॉयल्स ने क्या देखा, ये मतलब बहुत पुरानी बात है, मतलब आज से समझ लो करीब करीब 200 साल पुरानी बात। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता था भाई, अरे नहीं पता, ऐसा थोड़ी नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता है तभी सब चालू हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता था। गैस को कंटेनर में भरा, एक्सपैंड कर रहे, कंप्रेस कर रहे, बस स्टडी कर रहे और क्या, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर बॉयल्स ने क्या देखा कि जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस जो होता है वो वॉल्यूम के उल्टा होता है, ठीक है। वॉल्यूम को उल्टा कैसे, इसको भी समझ लो। देखो बोलने को तो मैं ऐसे बोल के आगे बढ़ सकता हूँ, पर फील आना चाहिए ना कि भाई क्या कर क्या रहे हैं, फील आना चाहिए। तो देखो क्या है फीलिंग, इसको समझो। तो देखो ये कंटेनर है, अगर आपने इसके वॉल्यूम को कम किया तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, अच्छा मतलब कि क्या हो रहा है, देखो समझो। मान लेते मैंने इसके वॉल्यूम को कम किया, सपोज करते मैं यहाँ ले आया, मतलब मान लेते मैंने इसको वॉल्यूम को घटाया, तो क्वेश्चन है प्रेशर कैसे बढ़ गया। देखो होता क्या है, तो जब आप कंप्रेस करोगे तो अच्छा गैस के मॉलिक्यूल क्या बदलेंगे, अरे पहले मान लो 10 मॉलिक्यूल तभी भी 10 ही मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का नंबर नहीं बदलेगा। आप जब कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा, अंदर का जो एरिया, अरे एरिया तो कम हो जाएगा ना, पहले ज़्यादा था अब एरिया कम, मतलब कम। और अच्छा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। आप जब कंप्रेस करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल तो उतने ही है, तो फोर्स वही उतने मॉलिक्यूल टकराते रहेंगे, तो फोर्स तो सेम लगेगा, पर एरिया कम हो गया। अगर एरिया कम हो गया तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लोग जब कंप्रेस करते हैं तो अंदर का एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्स होता है। और वही बढ़ा दोगे तो वही होगा, बढ़ा दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम। तो बॉयल्स ने क्या देखा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो प्रेशर जो होता है ये वॉल्यूम के उल्टा चलता है। वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। या इसको हटाने पे आप एक कांस्टेंट ले सकते हो भाई, अरे कांस्टेंट के ऐसा कोई बड़ा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, ऐसा सिंपल कांस्टेंट बस बोल दे कांस्टेंट है, हो गया। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अरे के कांस्टेंट, बस इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है कांस्टेंट। या फिर समझ लो अगर मान लो कि वॉल्यूम 1 है तो प्रेशर 1, और मान लो पहला फर्स्ट स्टेट, फिर दूसरे में ले गए वॉल्यूम चेंज किया तो मतलब कि P2 इक्वल टू V2, ठीक है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इधर PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यही होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बस हो गया। वॉल्यूम किस में लेना है, वॉल्यूम लेना है भाई, लिखवा रखा है पहले लेक्चर में, वॉल्यूम लीटर में लेना है, प्रेशर एटीएम में लेना है, ठीक है। तो यही PV कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये है बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब क्या करें, पहले ढेर सारे ग्राफ। देखो 9th-10th की स्टडी में और अभी स्टडी में यही डिफरेंस है। 9th-10th में इतना बता के आगे हमको इस पर तो पूरा रिसर्च करना, फिर आगे बढ़ना है। रिसर्च मतलब पहले ग्राफ, मतलब और स्पेशली अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो देखो नीट वाले तो इतना ग्राफ नहीं पूछते उतना नहीं पूछते, जेईई मेन वाले थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं, एडवांस वाले उनको ग्राफ पूछने में बहुत मज़ा आता है। मतलब ग्राफ उनका समझ लो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ग्राफ ऐसा माना जाता है कि ग्राफ जो होता है बहुत सी बड़ी चीज़ों को ग्राफ एक सिंपल मतलब रिप्रेजेंटेशन से बता देता है।
तो ग्राफ मतलब साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट लोग ग्राफ को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एडवांस वालों को ग्राफ पूछने बहुत मजा आता है, तो ढेर सारे करते ग्राफ प्लॉट, ग्राफ ही ग्राफ। अभी देखो ग्राफ के लाइन लगा देते हैं। चलो सबसे पहले पीवी वर्सेस पी कि प्रेशर अगर चेंज किया तो पीवी क्या होगा। अरे पीवी कांस्टेंट है, पीवी क्या है, पीवी कांस्टेंट है, वो बदलेगा ही नहीं, कांस्टेंट नहीं बदलेगा भाई। या फिर पीवी वर्सेस वी भी आया, डजेंट मैटर, कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट है भाई, पीवी नहीं बदलेगा। अच्छा फिर और क्या होगा, पी वर्सेस 1/v। तो ये यहां से आप बोलोगे सर जीरो को क्यों नहीं टच करवाया। अरे जीरो का मतलब कि जीरो प्रेशर, प्रैक्टिकली जीरो प्रेशर तो होता ही नहीं है, बताया तो वैक्यूम मतलब कि वेरी लो प्रेशर, जीरो प्रेशर तो कुछ होता ही नहीं है, कहने को कोई भी कहानी सुना तो, पर एक्चुअल में मतलब अचीव नहीं होता है। इसको हम लोग आगे से ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखाना चाहो दिखा दो, एक्चुअली अचीव नहीं होता है, प्रैक्टिकली अचीव नहीं होता, थ्योरेटिकली तो कुछ भी कह दो भाई कुछ भी हो जाता है, पर एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, ये इतने ग्राफ हो गए, और करना, चलो अच्छा और करते हैं। P वर्सेस V, P की कुछ मतलब V के कुछ वैल्यू लेते जाना, P की वैल्यू आती जाएगी, ग्राफ जोड़ देना ऐसा। इसके बारे में मैंने एक बार आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, ये कुछ कुछ हाइपरबोलिक टाइप है। अरे कोई दिक्कत है, V की वैल्यू लेते जाना, P की वैल्यू आएगी, जोड़ देना, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये इसका कर्व होगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें यहां तक तो चलो सिंपल कर्व, इसमें कुछ बातें और पूछा जा सकता है। मतलब क्या, मैं समझाता हूं कि क्या। सपोज करो मतलब बॉयल्स जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, आज वो गया, तो बाहर का टेम्परेचर मान लो आज उसने फिक्स किया 20 डिग्री, मान लो आज का टेम्परेचर फिक्स किया T1, आज T1 फिक्स किया, प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है, एक टर्म याद रखना, आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसो मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट, जैसे आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोप, अरे सुना होगा ना ये, आइसो मीन्स कुछ ना कुछ कांस्टेंट, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एक कर्व प्लॉट करें P वर्सेस 1/v का। तो पहले दिन टेम्परेचर उसने T1 रखा, उसने ग्राफ देखा कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये है T1 में। ठीक है, आगे जोड़ दोगे आ जाएगा जीरो, पर भाई होता नहीं है। ठीक है, बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर उसने T1 टेम्परेचर पे स्टडी किया, देखा ग्राफ कुछ ऐसा है, अरे जीरो को जाकर कट करता है। फिर हो गया पहला दिन, सेकेंड डे गया, टेम्परेचर लिया T2, उसने फिर ग्राफ मतलब T2 टेम्परेचर लिया, वही प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, फिर से ग्राफ को देखा ऐसा आ गया, अरे सब जीरो पे जाके कट करेंगे। ठीक है, ऐसा आया, फिर हो गया, फिर घर आ गया, मतलब सेकंड, फिर थर्ड डे गया, फिर टेम्परेचर उसने मान लेते बढ़ाया, मतलब जो भी बढ़ाया घटाया, अभी देखते क्या है, उसने फिर टेम्परेचर T3 लिया और फिर प्रेशर वॉल्यूम को चेंज किया, फिर से उसने ये ग्राफ ऐसा कर दिया T3। क्वेश्चन ये है कि T1, T2, T3 में कौन ज़्यादा है कौन कम। ठीक है, तो देखो पहली बात तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, देखो PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT अभी आपको नहीं पता है, वो डिराइव करना है। पर अच्छा आप ये सोचो, जब एग्जाम देने जाओगे 2 साल बाद तब तो पता होगा ना, तब मान लो ऐसा क्वेश्चन आए तब क्या करेंगे, तो PV इक्वल टू NRT का यूज कर लो, भाई डिराइव करना है मुझको पता है, उसके बिना आप करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में, बेटर उसका यूज कर लो, हमको पता वो आगे आने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसका यूज करके ग्राफ को करो तभी सही निकलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहां तो भी सही होगा पर आगे गलत हो जाएगा, इसलिए उसका यूज करना। भाई डेराइव हो जाएगा, कर लेंगे, मतलब कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। ये जो लॉ लिख रहे हैं ना, पहले बॉयल्स लॉ लिखेंगे, फिर चार्ल्स लॉ लिखेंगे, फिर गे-लुसाक लॉ लिखेंगे, फिर एवोगैड्रोस लॉ लिखेंगे, चारों को मिला देंगे, आएगा PV इक्वल टू NRT। तो बस यही है, तो करने वाले हैं आगे, पर पहले देख लेते हैं। ठीक है, वो हमको मान के चलते लॉ पता है, भाई लॉ पता है तभी ग्राफ को समझने में ज़्यादा आपको फील आएगा, नहीं तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। तो फीलिंग के साथ करते हैं, ये मान लेते हैं हमको पता है PV इक्वल टू NRT।
तो देखो क्या है, पी वी पी और एन आर टी और 1/v। अरे थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता होगा ना 10 तक, या ऐसे ही आगे मुंह उठा के थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता होगा। अरे ये वाई एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, अरे जीरो पे कट करता है तो इंटरसेप्ट जीरो है, और एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है, स्लोप। अरे स्लोप होता है ना भाई, कुछ तो पता होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, कुछ तो पता होगा, कुछ तो मैथ्स आता होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप। अच्छा ये है, तो मतलब स्लोप क्या है, स्लोप है nRT। अरे कंटेनर मान के चलो बंद है भाई, तो गैस का मोल सेम, गैस का मोल नहीं बदलना, गैस का मोल सेम रखा है। आर, अरे आर तो कांस्टेंट है, पहले लेक्चर में था ना, आर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब एक ही टर्म बच रहा है टी, टेम्परेचर ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो स्लोप कम। अरे स्लोप तो निकालना आता होगा ना, इतना मैथ्स तो आता ही होगा। अरे नहीं आता तो फिजिक्स में करवाओगे स्टार्टिंग में, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप कम। अब लोग स्लोप क्या होता है भाई, मुझको भी नहीं पता स्लोप क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मुझको भी नहीं पता, बस लिख लो फिर। अगर मान लो किसी को लगे सर स्लोप क्या होता है, मुझे नहीं पता, ठीक, इतना मैथ्स आना ही चाहिए, ठीक है। फिर वही है कि 10th कैसे पास कर ले जब स्लोप नहीं पता, तो इसमें यही है और क्या फिर। तो T1 T2 T3 में इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा, मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस। सो T3 ज़्यादा है, T2 कम और T1 कम, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ये T1 T2 T3 का ऑर्डर है, ठीक है। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, ठीक है। अगर आप P वर्सेस V का कर्व प्लॉट करोगे तो मान लेते हैं पहले दिन टेम्परेचर T1, सेकेंड डे टेम्परेचर T2, अरे अलग अलग टेम्परेचर वैसे कर पाएंगे, थर्ड डे टेम्परेचर T3। आप टेम्परेचर की वैल्यू को जूम करना जो PV कोऑर्डिनेट में बताया, और ऐसा करके सोचना, और आपको यही मिलेगा, T3 ज़्यादा है, T2 कम है और T1 कम, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ये हो गया बोल्स लॉ के कुछ कर्व जो हम लोगों ने कर लिए, जो हमको पता होने चाहिए, स्पेशली T1 T2 T3 में रिलेशनशिप, जेई मेन, जे एडवांस और नीट तीनों एग्जाम, और CET भी बोलना चाहो बोल दो। एक्चुअल में CET तो नहीं, CET चलो लो स्टैंडर्ड हो गया, चलो चारों एग्जाम बोल दो। वैसे नीट, जे मेन और एडवांस तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले न्यूमेरिकल किया जाए भाई, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं। अरे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल किया जाए कुछ, या चलो अच्छा एक पहले वार्म अप वाला न्यूमेरिकल। अरे होता ना जैसे जिम मान लो गए तो थोड़ा बता रनिंग कर लो, थोड़ा वार्म अप कर लो। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कर रहे हैं भाई, बहुत दिनों बाद न्यूमेरिकल कर, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग से न्यूमेरिकल तो किया ही नहीं, अब पहला न्यूमेरिकल आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल देने के पहले चलो एक वार्म अप करते हैं, एक ईजी न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, करते ही है। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ पे सारा क्वेश्चन, ठीक है। इनिशियल लिख लो, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 20 लीटर एंड प्रेशर इज 10 atm, एंड प्रेशर इज 10 atm। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम इफ फाइनल प्रेशर इज 2 atm, इफ फाइनल प्रेशर इज 2 atm, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर गिवन है, फाइनल वॉल्यूम पूछा, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा तो P है 10, वॉल्यूम है 20, और P2 है भाई 2 और V2 निकालना है, तो V2 100 लीटर, बस आ गया, यही आपका वॉल्यूम होता है, हो गया 100 लीटर, ठीक है। ये बस हो गया। अब पूछोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हाँ आसान क्वेश्चन इसलिए किसी एग्जाम में नहीं आएगा। CET वाले भी एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन देने के पहले 4 बार सोचेंगे कि ये कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया,
ठीक है, वार्म अप समझ लो बस, ये ऐसे ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सीटी वाले भी नहीं देंगे, तो जेई में नीट और एडवांस तो भूल ही जाओ, ठीक है, लिख लिया, बोर्ड वाले दे सकते हैं बस, तो ये बस बोर्ड वालों का क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इतना पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन तो आप समझ लो कि अगर आपके घर पे कोई काम वाली बाई आती होगी, उसको भी इतना पढ़ा के दोगे तो वो भी कर देगी कि भैया ये इसका आंसर आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो किसी भी काम का नहीं है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन में ये चेक हो जाएगा आपका मैथ्स कैसा है। देखो आपको हो सकता है लगे कि भाई मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, हो सकता है लगे आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसे एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप इसका मैं जो बोल रहा हूँ इसका आंसर 10 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, तब आपको समझ लेना आपके मैथ्स ठीक है। अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको करने के लिए आपको अगर कॉपी पेन का यूज़ करना पड़ा या आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा, तो मतलब आपका मैथ्स खराब है, ठीक नहीं, खराब है वो, ठीक है। एक्चुअल में लोगों को लगता है मेरा मैथ्स ठीक है सर, मेरे 90 मार्क्स है, 10 में 95, अरे उससे कुछ होता ही नहीं जज। 90-95 तो कोई भी लेके आता है आजकल, तो कोई भी लेके आता है आजकल। मार्क्स वैसे होते हैं जैसे मतलब खाना बांट रहे, जैसे नहीं कोरोना वायरस के टाइम पे सब लोग खाना बांट रहे थे, वैसे सबको मार्क्स बढ़ते हैं भाई, लो मार्क्स, लो मार्क्स की कमी नहीं, लो मार्क्स मिलते मतलब, तो उससे तो जज ही नहीं होता। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको मतलब उसका आंसर 5 सेकंड के अंदर बिना कॉपी पेन का यूज़ किए, तब समझ लेना कि आपका मैथ्स ठीक है, क्योंकि अभी यूज़ होगा लॉजिक। तो मान लो एक वैल्यू आपके पास है 500, ठीक है, अगर मैंने उस वैल्यू को 10% बढ़ा दिया और फिर 10% घटा दिया, तो उसका आंसर क्या है 5 सेकंड के अंदर? आपका आंसर अब मन में सोच लेना। कॉपी पेन का यूज़ करना पड़ा तो आपका मैथ्स बहुत ख़राब है, ठीक है। दूसरा, अगर एक वैल्यू 500 है, मैंने उसको 10% घटा दिया और फिर उसको 10% बढ़ा दिया, तो फाइनल वैल्यू, अगर आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर आता है तो आपका मैथ्स ठीक है, अच्छा है, अदरवाइज पुअर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कर लेना खुद से, वो आपको खुद को चेक करने के लिए कि आपका मैथ्स कैसा है। कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना, यूज़ कर ले तो समझ लो कि बहुत ही खराब मैथ्स है। हाँ, अगर आप नीट के बच्चे हो तो नीट वाले से मान के चलते कि मैथ्स खराब है तो आप यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो भाई इंजीनियर बनने हो तब तो मैथ्स आना ही चाहिए। मतलब मैथ्स लिया है ना आपने, अरे इंजीनियर का मतलब आपके पास एक ऑप्शन था लाइफ में कि क्या लिया जाए, तो आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स आना ही चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is increased by 20%, if volume of container is increased by 20%, find the percentage change in pressure, find the percentage change in pressure। तो प्रेशर में बताना है कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है भाई। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। आपको सोचो, उसके पहले मैं कुछ बता रहा हूँ। देखो वॉल्यूम बोला 20% बढ़ गया, वॉल्यूम 20% बढ़ गया है, अरे जो भी होगा पहले उससे 20% बढ़ गया, तो बताना प्रेशर में चेंज कितना होगा, इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा बताना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में, मतलब मेरी बातें सुन लो, आप ट्राई कर लेना, पर एक चीज मेरी बातें सुन लो, अगर आपके दिमाग में ये आया कि अगर वॉल्यूम 20% बढ़ा है तो प्रेशर 20% कम होगा, तब तो आप समझ लो कि आपका मैथ्स वेरी वेरी पुअर है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये आया कि ये 20% बढ़ेगा तो 20% कम होगा, तो इसका मतलब आपका मैथ्स सच में बहुत ज़्यादा खराब है। इसका मतलब कि आपने 10th मतलब कैसे पास किया, यही मतलब पहली बात तो फिर आपके मतलब कॉपी चेक करनी पड़ेगी मुझे कि कैसे पास कर लिया, मतलब कि ये मतलब 10% बढ़ा, मतलब 20% बढ़ा तो 20% कम होगा, मतलब ये कौन सा मैथ्स का लॉजिक है, ये तो मुझको भी समझ में नहीं आया। मतलब लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, मतलब मेजोरिटी ये सोचती है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ मेजोरिटी का मैथ्स खराब है एक्चुअल में, और मुझे इसलिए नंबर सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। खुद को जज कर लो। अगर आपके दिमाग में एक बार भी स्ट्राइक किया कि अगर वॉल्यूम 20% बढ़ा है तो प्रेशर 20% कम होगा, तो मतलब मैथ्स आपका खराब है। एक्चुअली खराब भी नहीं, बहुत खराब है, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो और इतना इजीली आंसर नहीं देना, ये मैं क्वेश्चन जो मैंने दिया है, अगर नीट का क्वेश्चन अच्छा आया
ये जेईई मेन का क्वेश्चन अच्छा है तब ये क्वेश्चन आएगा, ये फिर एडवांस का ही क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है कि कोई भी इसको कर देगा, ठीक है। ये 80-90% लोग इसको गलत करने वाले क्वेश्चन है ये। तो 20% डिक्रीज, मान लो नीट में आया 20% डिक्रीज आपने लिख दिया, तो क्या मिलेगा -1। वो मतलब माइनस मार्क्स क्यों रखा जाता है एग्जाम में, इसलिए कि वो भी सोचते इतना बेवकूफ इंसान कि -20 मतलब 20% डिक्रीज कहाँ से कर दिया, इतना बड़ा बेवकूफ, तो +4 छोड़ो इसको -1 दो, इसीलिए देते हैं कि यार मतलब 0 देना भी लगता है कि सही नहीं हो रहा, मतलब इतना बेवकूफ है, ये गलत आंसर बता रहा है, वो भी इतना बेवकूफ़ी वाली बातें सोच रहा है, तो सीधा -1। तो वो इसीलिए -1 होता है कि मतलब कैसे, मतलब कैसा, मतलब आदमी ऐसे कैसे सोच सकता है, तो इसलिए 20% डिक्रीज इसका आंसर नहीं है। ट्राई कर लो, कुछ लोगों का आंसर आ गए होंगे, और कुछ लोगों को अब जिनके आंसर नहीं है उनके लिए, ठीक है। पहले का वॉल्यूम V मान लेते, तो एज्यूम करते इनिशियल, तो इनिशियल वॉल्यूम को V मानते हैं, प्रेशर को P मानते हैं, ठीक है। फाइनल वाला, अरे जो वॉल्यूम है वो 20% इंक्रीज है, तो मतलब V और इंक्रीज बोला 20% मतलब 0.2 V, सो दिस इज 1 V, ठीक है। प्रेशर इसको P2 मान लेते, भाई ये पूछा है, यही तो पूछा है, निकालते हैं, ठीक है। कैसे होगा देखो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसको P और V, ठीक है, ये P2 निकालना है और ये 1.2 V से भी कट जाएगा, तो P2 क्या होगा, तो ये होगा P अपॉन 1.2, P का मतलब है 6/5, सो दिस विल बी, अरे 6/5 है ये, ठीक है, 5/6 आपके पास P, ठीक है। तो P2 को वैल्यू मतलब आपके पास क्या 5/6, ठीक है, तो ये क्या आया, तो P2 कितना आ रहा है 5/6 P, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो P2 चलो 5/6 P आ गया, ठीक है। अब चेंज पूछा है, तो चेंज कितना होता है, परसेंटेज P2 माइनस P1, यही होता है चेंज, तो ये 5/6 P माइनस P, सो दिस इज -1/6 P, ठीक है। माइनस क्यों, माइनस साइन बता रहा है डिक्रीज हुआ है, ये इसका मतलब माइनस साइन मीन्स डिक्रीज, ठीक है। आपसे पूछा परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई रहा, P2 निकाल ले, दोनों को डिफरेंस P2 माइनस P1, तो परसेंटेज डिक्रीज, तो ऑलरेडी एक्चुअल में मैंने माइनस साइन में हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं डिक्रीज बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं डिक्रीज बोल रहा हूँ, तो डिक्रीज मतलब पूछा है कि क्या होगा परसेंटेज चेंज, तो अब लोग डिक्रीज, तो कितना परसेंट, तो देखो कितने का चेंज हुआ है, ये 1/6 का, अरे माइनस साइन हटा दिया क्योंकि माइनस साइन मीन्स डिक्रीज, ठीक है। और अच्छा स्टार्टिंग में कितना दिया, स्टार्टिंग में P, अरे यही होता है ना परसेंटेज चेंज। मान लो कि कोई वैल्यू अगर 100 से हो गई 90, तो क्या बोलोगे 10% डिक्रीज, तो कैसे बोलते हैं 10 का डिफरेंस है अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो भाई डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 1/6 P, और इनिशियल वैल्यू तो P था, वो इनिशियल, अरे इनिशियल तो P था ना इनिशियल, तो इंटू 100, तो ये होगा आपके पास 100/6%, या फिर ये होगा 16.66% डिक्रीज, ठीक है, इसका आंसर है 16.66% डिक्रीज, ये इसका आंसर है, ध्यान रखना है। तो कभी ये नहीं करना है कि एक वैल्यू 20% बढ़ा तो दूसरा वाला 20% कम होगा, भाई ऐसा कोई मैच नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 16.66% डिक्रीज, ठीक है, ये इसका आंसर, समझ में आई क्या होगा ये। तो हम लोग चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे करने के पहले मैंने लास्ट टर्न पे एक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू, अरे प्रेशर इक्वल टू होता है H ρg, अरे H ρg, ये अरे हाइट इंटू डेंसिटी इंटू G, ठीक है। एक फॉर्मूला इसी पे करता है, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, मतलब जे एडवांस में एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन समझ लो, एक्चुअल में से मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ, तो अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको ट्राई जरूर करना एक बार सब लोग, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो अरे एक लेक मानते, लेक पॉन्ड, लेक पता होगा ना वो, लेक पॉन्ड तो मानते हैं, लिखो इसमें, लिखो एन एयर बबल
is formed, an air bubble is formed at the bottom of a lake. An air bubble is formed at the bottom of a lake. This air bubble rises toward the top. This air bubble rises toward the top. If radius of air bubble become 4 times, if radius of air bubble becomes 4 times when it reaches the surface, radius of air bubble becomes 4 times when it reaches the surface. Find the depth. Find the depth of lake. Find the depth of lake. लेक का बता रहे कितना डेप्थ है, ठीक है। ये h मान लेते ये निकालना है, और बाहर से ध्यान रखना है कि बाहर एयर तो जरूर प्रेजेंट है, तो एयर का प्रेशर 1 atm नहीं दिया है। वैसे था क्वेश्चन में, जो एग्जाम में तो आया था उसमें नहीं दिया था, मैं बता देता हूँ 1 atm, क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग में तो आपको वही ध्यान रखना है, बाहर का प्रेशर 1 atm, ठीक है। तो देखो क्या है, टेम्परेचर तो पहली बात कांस्टेंट मान के चलना है। तो अब है क्या, देखो जब वो नीचे है तो पानी, अरे भाई पानी भी तो इस पे मास लगा, तो पानी का प्रेशर भी जब ऊपर ऊपर जाता जाएगा तो सरफेस पे सिर्फ एयर बचा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर है, ठीक है, तो उसमें क्या है, P एयर, अरे एयर तो है ही ना वो, प्लस P वाटर, दोनों का मिला के प्रेशर, ठीक है, नीचे जब वो था। और वॉल्यूम V1 जब ऊपर सरफेस पे पहुंच गया तो सिर्फ P एयर है, एयर का, और इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब वही करते हैं, देखो इसको SI यूनिट के टर्म में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको हाइट निकालना है मीटर में, SI यूनिट के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर एयर का कितना होता है, अरे पास्कल में रहता है, तो उसको 10 to the power, अरे 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, तो मैं इसको 10 to the power चलो 5 ले लेता हूँ, 10 to the power 5, ठीक है। P रो H रो जी, हाइट निकालना है, अरे H निकालना है, H भाई हाइट तो निकालना है। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml, या फिर 1 kg पर लीटर, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। हम लोगों को ऐसा यूनिट में करना है कि ऐसा यूनिट में वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है और मास kg में, तो ये क्या होगा 1000, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, अभी वो यूनिट नहीं लिख रहे हैं। और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, अरे g h रो g, h या डेंसिटी g, ठीक है, g 10, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। P एयर 10 to the power 5, अरे एयर तो वही है ना पास्कल, बाहर सरफेस पे आ गया वो। और वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, r की जगह बोल ना रेडियस बिकम 4 टाइम, तो ये r की जगह क्या हो जाएगा 4r का क्यूब, ये तो रेडियस की जगह क्या हो जाएगा 4r का क्यूब, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा ये, और वो 64 आएगा, तो क्या होगा 10 to the power 5 प्लस 10 to the power 4 इंटू h, ठीक है। और इक्वल टू क्या है, उधर देखो पूरा कट गया है, देखो, और आप देखोगे अरे ये 4πr क्यूब 4 का क्यूब 64 बचा, तो ये 64 इंटू 10 to the power 5 उधर जाएगा, ठीक है। ये h का वैल्यू 630 मीटर, ठीक है, तो इसका हाइट आएगा 630 मीटर, समझ में आ गया ये, तो इसका हाइट होगा 630 मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर है, बस हो गया। अब हम लोग चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला था, फर्स्ट था बॉयल्स लॉ जो हमने कर लिया। सेकंड आते हैं, सेकंड आपके पास चार्ल्स लॉ। तो देखो चार्ल्स लॉ में क्या है, पहले वाले में क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के केस में क्या है कि आपके पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि
प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि ये है कि डिग्री सेल्सियस की जगह हमने केल्विन क्यों लिया, क्यों है। देखो एक्चुअली पहले ये समझो केल्विन क्यों लिया हुआ है। तो आप ऐसे समझो कोई भी, आप अभी डिग्री सेल्सियस भूल जाओ, आप ऐसे समझो कोई भी टर्म, प्रेशर, कभी प्रेशर नेगेटिव हो सकता है। अच्छा बताओ, कभी प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? प्रेशर की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? अरे कोई भी यूनिट लो, mm ऑफ एच लो, टॉर लो, पास्कल लो, एटीएम लो, कितना होगा? मिनिमम 0 होगा। नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा वॉल्यूम की चलो बात करो, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर क्यों नेगेटिव होगा भाई? टेम्परेचर बोला, जब प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, जब वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं क्यों नेगेटिव हूं? तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि टेम्परेचर भी 0 या उसके ऊपर होगा। टेम्परेचर क्यों नेगेटिव होगा? तो फिर टेम्परेचर ने कहा कि भाई मुझे डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, वो नेगेटिव मेरी वैल्यू बता रहा है, मुझे नेगेटिव नहीं बनना, मैं पॉजिटिव ही रहना चाहता हूँ। जब प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, जब वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टेम्परेचर क्यों नेगेटिव होगा? तो टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव होता है और लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। मतलब ये कि चलो अच्छा समझते हैं कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अरे बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है भाई, एयर है मान लो, एयर है मान लो, मैंने इसको वही गर्म ठंडा, मतलब हीट या कोल्ड, मतलब मैंने क्या देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक्सपैंड करता। बोलोगे सर एक्सपैंड कैसे करें? अरे एक्सपैंड ऐसे करता है, जब गर्म करते हो तो उसके अंदर गैस की काइनेटिक एनर्जी, अरे गर्म कर एनर्जी बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगा तो वो ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वॉल्यूम बढ़ाता है। तो हमने क्या देखा, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि हीट किया तो गैस का एनर्जी बढ़ता है तो ज़्यादा फोर्स लगाता है तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठंडा किया तो अरे बाहर एयर तो है ही है ना, ये एयर से तो कुछ ना कुछ प्रेशर, अरे एयर से तो 1 atm का प्रेशर आ ही रहा ना ये एयर से। तो अगर ठंडा करोगे तो अंदर एनर्जी नहीं बची तो बाहर एयर कंप्रेस कर देगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे बाहर से 1 atm तो है ही, वो तो बोलो ही मत, बाहर से 1 atm का कांस्टेंट, मतलब जो भी वैसे 1 atm का प्रेशर है ये। तो गर्म करोगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपैंड होने लगेगा। ठंडा करोगे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं तो बाहर एयर आई कंप्रेस कर देगा। तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक कर्व प्लॉट किया, मान लेते पहले डिग्री सेल्सियस में, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब 0 डिग्री था तब भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो आता ही है ना। अरे बाहर का प्रेशर कांस्टेंट, उसकी टेंशन ना लो, मान लो जो भी 1 atm चलो कांस्टेंट है, और हमने क्या देखा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब हमने क्या देखा, अरे 0 डिग्री, मान लो 0 डिग्री तो पता ही होता, अचीव होता है। 0 डिग्री पे भी देखा कि ये, अब देखो आप बोलोगे सर हम लोग नॉर्मल लाइफ में तो डिग्री की आदत पड़ जाती है, जिसकी आदत पड़ जाती है हम वही यूज करते हैं, आदत पड़ गई है। अभी मान लो आप जब पैदा होते, अब डिग्री सेल्सियस ना होकर केल्विन होता तो आपको केल्विन की आदत पड़ जाती है, तो आदत पड़ गई डिग्री सेल्सियस में। और ये सब बताने ईजी होता है, देखो 0 डिग्री -2 डिग्री, -2 डिग्री लगता है हाँ बहुत गर्म हो गया, 40 डिग्री हाँ मतलब -2 डिग्री बहुत ठंडा हो गया, 40 डिग्री गर्म हो गया। ये मतलब बताना कितना मतलब ईजी होता है ये। अब बोलो 273 केल्विन, 280 केल्विन, तो उसमें डिफरेंस कम फील होता है, इसलिए उसको नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि बचपन से आदत ही डिग्री सेल्सियस की है। पर हम लोगों को, अरे लेमैन थोड़ी ना है, हम लोगों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऊपर जाना है, तो हमको केल्विन यूज़ करना है। लेमैन यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, लेमैन पता होगा क्या होता है। तो जब ठंडा और गर्म करते हैं तो हमने देखा गर्म और मतलब एक्सपैंड और कंप्रेस होता रहता है ये। हमने देखा 0 डिग्री पे भी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम आता है, ठीक, कुछ ना कुछ वॉल्यूम आता है। तो हमने उसको ठंडा किया, 0 से लेकर -10 ठंडा किया तो और कंप्रेस हुआ, -20 और ठंडा हुआ। तो हमने देखा भाई ऐसा होता है, तो हम लोग इसको पीछे लेके आए और कुछ टाइम बाद अरे -100 तक लेके, उसके बाद भाई नहीं कर पा रहे ठंडा, तो हमने ग्राफ तो मिल ही गया है तो आगे चलो बढ़ा लिया। एक बार मैं जरा कैमरे में देख लो तो पूरा आ तो रहा है ना ग्राफ, पता चला कि ग्राफ मेरा कैमरे के बाहर भी निकल गया। हाँ चलो ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको बढ़ाते गए
और पीछे कहीं ना कहीं, अरे कहीं ना कहीं तो जाकर टच करेगा। मतलब देखो ये जो टेम्परेचर है बहुत लो, एक्चुअल में जो टेम्परेचर जो है वो प्रैक्टिकली अचीव नहीं होता, अभी भी नहीं, पहले तो छोड़ो जब ने चार्ल्स एक्सपेरिमेंट किया तब तो छोड़ो, अभी भी अचीव नहीं होता। तो वो टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीव नहीं होता है, मतलब इसलिए उसको डॉटेड, डॉटेड मतलब कि हमने ग्राफ को बढ़ा दिया है, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, बढ़ा दिया मतलब थ्योरेटिकली किया, थ्योरेटिकली मतलब बोल दिया है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो हमने जब बढ़ाया ग्राफ को तो हमने बोला ये जो टेम्परेचर जहाँ पे वॉल्यूम जीरो है, अरे वॉल्यूम है ना, जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो है, ये हमने देखा ये -273.15 डिग्री, मतलब कि एक्चुअल में वैसे ये जो कर्व वाला पार्ट है, मतलब पीछे बैक करने लिए, ये केल्विन ने किया था एक्चुअल। अरे केल्विन एक आदमी का नाम है। तो हमने क्या देखा, V वर्सेस T का ग्राफ देखा, ये अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम, तो ले गए -100 तक, चलो ले गए -100 तक, उसके आगे नहीं ले जा पा रहे थे तो हमने ग्राफ को ही पीछे खींच दिया और हमने देखा कि जहाँ पे कट करेगा तो वॉल्यूम जीरो। तो ये जो है, अब देखो नया स्टोरी, केल्विन ने बोला इसको बोल दो जीरो केल्विन, उसने -273 को जीरो बोल दिया, तो जीरो कितना हो गया 273 केल्विन, बस हो गया ऐसा। और फिर आगे जब कहीं जाओगे तो जो केल्विन जो होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दीजिए, पूरी स्टोरी एक्चुअल में। तो केल्विन ने क्या बोला कि भाई जब प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, तो टेम्परेचर क्यों नेगेटिव होगा, बोला टेम्परेचर की भी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू जीरो केल्विन। अरे जीरो केल्विन पे वॉल्यूम जीरो होता है, एक्चुअल में जीरो वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता थ्योरेटिकली, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है इमेजिनेशन। और इवन आपको मैं बता रहा हूँ यूनिवर्स का टेम्परेचर कभी पढ़ना, प्लूटो का टेम्परेचर आता रहता है, ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर लिखोगे -200 डिग्री, -250 डिग्री, पर -273.15 के नीचे टेम्परेचर होता ही नहीं है, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसके नीचे टेम्परेचर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है नहीं, आप कहीं भी पढ़ लेना, बहुत कम से कम आएगा टेम्परेचर -250 260, पर -273 वो लास्ट है, उसके नीचे होता ही नहीं। तो इसको प्लॉट कर लो, फिर इसमें नीचे लिखो लाइक अदर फिजिकल क्वांटिटीज प्रेशर एंड वॉल्यूम, अरे फिजिकल क्वांटिटी वही ना जो जिसको मेजर कर सकते हैं वही, लाइक अदर फिजिकल क्वांटिटीज प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। अरे जैसे जीरो वॉल्यूम नहीं हो सकता वैसे 0 केल्विन भी अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिखो टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव लाइक अदर फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। आपको बोला है ना भाई टेम्परेचर केल्विन के अलावा किसी में लेना ही नहीं है, सिर्फ केल्विन, बस केल्विन के अलावा किसी में लेना ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, मतलब ये ग्राफ समझ में आ गया। अब फिर क्या है, चलो समझ में आ गया होगा, तो ये हो गया। और फिर लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन, फिर चार्ल्स ने क्या है केल्विन के टर्म में प्लॉट किया। अरे वो जो ग्राफ था इसको मैंने पीछे कर दिया, अरे ग्राफ वॉल्यूम को पीछे कर दिया, मतलब ऐसे समझ लो, वॉल्यूम वाले को मैंने पीछे कर दिया, अब टेम्परेचर है केल्विन में, और जीरो पॉसिबल नहीं है, डॉटेड से करना चाहो कर लो, पॉसिबल वैसे होता नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, पर टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, बात को ध्यान रखना, टेम्परेचर केल्विन में होता ही है, मतलब डिग्री सेल्सियस, अरे ये 0 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस वाला यहाँ से था, मैंने उसको पीछे कर दिया, अरे समझ में आ रहा होगा, सोच लेना, आप आराम सोच लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये केल्विन के टर्म में होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें V1 इक्वल टू K कॉन्स्टेंट इंटू T, अरे V इक्वल टू मान लो ये करना चाहो, या फिर यहाँ पे V/T क्या होता है कॉन्स्टेंट, ऐसा V/T को ये की मतलब केल्विन, या फिर यहाँ पे V1/T1 क्या होता है V2/T2, ठीक है। इस पर नॉर्मली जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 थोड़ा डिफिकल्ट, तो इसलिए न्यूमेरिकल आने के, देखो आप समझो पहले, P1 V1 इक्वल टू क्या होता है P2 V2, तो उस पर क्या होता है न्यूमेरिकल थोड़ा सा, उस पर न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, इसलिए उस पर बोल्स लॉ पे न्यूमेरिकल आना ज़्यादा चांस है,
इसका न्यूमेरिकल थोड़ा इजी होगा क्योंकि नॉर्मली ये सेम आएगा, कट जाएगा वो। तो इस पर ग्राफ आने के चांस ज़्यादा है क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इस पर ग्राफ करते हैं फटाफट। तो ग्राफ पहला तो हो गया P वर्सेस T वाला, ठीक है। अरे भाई V वर्सेस T वाला, तो इसमें तो एक ही ग्राफ है। फिर बोलोगे, आप बोलोगे सर इसमें और क्या बताना है? अरे बताना ये है, चार्ल्स ने क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पहले दिन प्रेशर P1 रखा और टेम्परेचर को वेरी कर रहा है, तो मतलब V वर्सेस T का कर्व। पहले दिन प्रेशर P1 रखा और वेरी कर रहा है, तो उसने ग्राफ देखा कुछ ऐसा आया, ठीक है। सेकेंड उसने प्रेशर P2 कर दिया, अरे चेंज किया ना फिर से, मतलब पहले दिन मान लो प्रेशर कुछ 10 atm, फिर मारे थे 20 atm, प्रेशर चेंज, मतलब प्रेशर चेंज कर रहा है। तो उसने देखा ग्राफ कुछ ऐसा आया। थर्ड डोज ने फिर से प्रेशर चेंज किया, उसने देखा ऐसा। अरे कंबाइन करोगे, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, सब यहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कर्व है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P1 P2 P3, ठीक है। रिलेशन क्या है? देखो अगर आप पहले मेरी बात समझ लो, अगर आंसर बिना सोचे समझे दे दिया, फिर से वही बता दिया है -1, अरे किसी भी एग्जाम वाले को बेवकूफ़ लोग नहीं चाहिए। -1 अगर सोच ले P3 ज़्यादा है तो -1, मतलब एकदम ही मतलब ले मैन के जैसे सोच रहे हैं। -1 उनको ले मैन नहीं चाहिए, उनको चाहिए डॉक्टर एंड इंजीनियर। नीट क्वालिफाई करवाना है भाई, डॉक्टर बनाना, दिमाग होना चाहिए, कुछ तो दिमाग होना चाहिए। इंजीनियर बनाना, कुछ तो दिमाग होना चाहिए। इतना आसान होगा, मैंने बोला ग्राफ आता तो अगर P3 ज़्यादा दिख रहा है तो गलत है, -1 है सीधा। फिर कैसे करेंगे? अरे वही जो बताया, PV = NRT। अभी आगे आएगा डायरेक्ट, पर सोच लो, यूज़ कर सकते हो अभी। PV = NRT, V = NR/P × T। ये y एक्सिस है, ये स्लोप है, ये x स्लोप है। तो देखो सबसे पहले इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा इसमें प्रेशर नीचे है, सबसे पहली बात। NR/P, अगर स्लोप ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, उल्टे चल रहे हैं, नीचे है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो प्रेशर इस बार कम है, और जिसका स्लोप कम है वो प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए सोच के करना है भाई, लेमैन के जैसे आंसर नहीं देना है। तो इस बार P3 कम है, P2 ज़्यादा है और P1 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आगे डराइव हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, पर अभी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में जब आएगा तो आप इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो P1 ज़्यादा है, फिर P2, फिर P3, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, 4 सवाल। तो बॉल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, सब बहुत पुराने लॉ है, ध्यान रखना। ये तब के लॉ है जब आपके इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो 2 लॉ हो गए। फिर आगे 2 साइंटिस्ट, एक का नाम था गे, एक का नाम था लुसेक। तो गे लुसेक लॉ, ठीक है। गे लुसेक लॉ मतलब 3 चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक ने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, एक ने कहा प्रेशर कांस्टेंट। इन्होंने कहा अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो इन्होंने कहा अच्छा चलो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं भाई। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तब देखो क्या होगा एक्चुअल में। तो यहां पे कंटेनर लिया जो हर साइड से बंद है, रिजिड, इसको बोलते हैं रिजिड कंटेनर। बंद है हर साइड से, मान लो बंद कर दिया। अब हीट किया, हमने हीट करके देखा, जब हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, तो ज़्यादा फोर्स एनर्जी टकराते हैं। जब ज़्यादा एनर्जी टकराएंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो क्या देखा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। अरे भाई टेम्परेचर केल्विन वाला लेना है, बस यही होता है। तो इसका मतलब कि P/T कांस्टेंट है, या फिर P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। ये आपके पास होगा। या इसमें भी P वर्सेस T का जो कर्व होगा
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आ रहा होगा ये? ठीक है, ये तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई है। अब इसमें भी वही, मतलब एक दिन गे लुजक ने, दो साइंटिस्ट, एक दिन छोटा कंटेनर, एक दिन बड़ा, एक दिन और बड़ा, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर को वेरी करा रहे, फिर से वही और स्टडी किया। P वर्सेस T के कर में, एक दिन इसको V3 वॉल्यूम पे किया, एक दिन V2 वॉल्यूम पे, मतलब वॉल्यूम को एक दिन V1 वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। अब पूछा कि क्या होगा, PV कोऑर्डिनेट यूज करना है। ये स्लोप है, ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, उल्टा है दोनों। तो देखो ये कर्व देख लो, तो इस कर्व में क्या है कि इसका स्लोप कम है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि V1 ज़्यादा है, फिर V2, फिर V3। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गे-लुजक लॉ। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर स्लोप आपके पास कम। ठीक है, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा तो फिर स्लोप कम। ठीक है, इन तीनों लॉ को चलो मिला देते हैं। मतलब देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V बाई T, V1 T1 बल्कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। गे-लुजक्स लॉ, तीनों को मिला दो तो इससे क्या बनता है, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब हमने इसमें वही इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए, गैस के लिए, सिर्फ गैस के लिए। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे बॉयल्स लॉ हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो गे-लुजक लॉ हो जाएगा, और प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो चलो इसमें एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, इक्वेशन ऑफ स्टेट। गैस दो अलग अलग स्टेट में है तो उसका इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें चलो एक क्वेश्चन लिखो, पहला एक न्यूमेरिकल लिखो, दो न्यूमेरिकल करते हैं, पहला करते हैं, लिखो इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज 5 atm, टेम्परेचर इज 27 डिग्री and volume is 20 liter. Find the final temperature. Find the final temperature if final pressure of gas is 20 atm and final volume is 15 liter and final volume is 15 liter. ठीक है, ये सॉल्व करना है। एक चीज का ध्यान रखना, सॉल्व करने के पहले टेम्परेचर केल्विन के अलावा किसी में नहीं लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। P1 V1 T1 P2 V2 बाई T2। ठीक है, तो 5 V1 20 और टेम्परेचर 300 केल्विन, केल्विन में ही लेना है, ये ध्यान रखना है। 20 और वॉल्यूम इज 50, टेम्परेचर T2 निकालना है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा
हो सकता है ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दिया हो, तो 623 डिग्री सेल्सियस, 273 को माइनस कर देना, ठीक है। तो लेकिन सॉल्व केल्विन में ही करना है, ठीक है। ये इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो इफ टेम्परेचर of gas is increased by 30%, if temperature of gas is increased by 30% and volume of container is decreased by 20%, find the percentage change in pressure. If temperature is increased by 30%, volume is decreased by 20%. Find percentage change in pressure. तो बताना प्रेशर में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, इनिशियल और फाइनल। अगर ये टेम्परेचर T है तो टेम्परेचर बोल रहा 30% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि T प्लस 0.3T, तो दिस इज 1.3T, ठीक है। वॉल्यूम अगर ये V है 20% डिक्रीज हो रहा है बोला, मतलब माइनस 0.2 20%, तो 0.8 V, ठीक है। इसका प्रेशर P और इसका प्रेशर बताना है कि क्या होगा, क्या चेंज होगा। तो फॉर्मूला P2 निकालना है, वॉल्यूम कितना है 0.8 V और टेम्परेचर कितना 1.3T, ठीक है। तो देखो P2 जो आएगा इधर जाएगा तो 1.3, ठीक है, अपन 0.8, P2 निकालना है। देखो टेम्परेचर कट जाएगा, वॉल्यूम भी कट जाएगा, ये इधर जाएगा 1.3 इंटू P, ठीक है। तो वैसे 0.8 का मतलब होगा 5/4, 4/5, तो 5 ऊपर चला जाए, तो 4/5, ये मैं चलो कैलकुलेटर का यूज़ खुद ही कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है आपके पास 1.625P, ठीक है। मतलब पहले P था, अभी 1.625, तो परसेंटेज ये इंक्रीज कर रहा है एक्चुअल में। मतलब देखो ये क्या होगा, जो चेंज होगा, चेंज इन जो प्रेशर होगा वो क्या होगा 1.625P माइनस P, सो दिस विल बी 0.625P, ठीक है। तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो ये 0.625P बाई P इंटू 100, मतलब कि 62.5% इंक्रीज, ठीक है। 62.5% इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।